आपसे शुरू करते फिर राजनीतिक मित्रों के पास चलेंगे। ये वो इम्तिहान है वो खेल है जिसका परिणाम सबको पता है, इधर वालों को भी उधर वालों को भी, और जो दर्शक है उनको भी पता है। तब इसमें रोमांच क्या है, रहस्य क्या है, उत्तेजना क्या है और उत्सुकता क्या है? देखिए, ऐसा है, जिस तरीके से इस समय भारत का जो विपक्ष है वो मुद्दा विहीन है, ऐसे में एक मणिपुर के मामले पर वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी बोलें। अब जाहिर है किसी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे। अब उन्हें लगा बस यही एक मुद्दा पकड़ लो, अगर ऐसा नहीं किया तो हम ये करेंगे वो करेंगे। जब उनकी सारी रणनीति के बावजूद प्रधानमंत्री जी मौन धारण किए रहे, ये उनकी राजनीतिक सूझबूझ है या नहीं है, ये तो अलग बात है। विपक्ष को लगा अब हमारे पास इसके अलावा कोई मौका नहीं है, और इसके लिए विश्वास प्रस्ताव ले आए कि इसी बहाने कम से कम प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछेंगे, और जब वो बयान देंगे उसमें कुछ गलती निकालेंगे, फिर आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू कर देंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस तरह की जो प्रोसेस है, जो हम छोटे मुद्दों को लेकर बड़ा शोर मचाते हैं, अगर वो मुद्दा खत्म हो जाए, प्रधानमंत्री जी बोल देंगे, आपकी यानी 15 दिन महीने की मेहनत खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये कमजोरी दिखाते हुए मुद्दा विहीन राजनीति का एक लक्षण है। ठीक ठीक। रत्नाकर सिंह जी, आज अधीर रंजन चौधरी ने कहा लोकसभा में शाम को, गर्व के साथ मुस्कुराते हुए हंसते हुए, कि हमने गुगली फेंकी और सत्ता पक्ष फंस गया, राहुल गांधी नहीं बोले। आज ये गुगली है क्या? राहुल गांधी कब बोलेंगे ये कांग्रेस तय कर लेगी? नहीं, इसको गुगली माने। और वही प्रश्न जो मैं शुरुआत मैंने की थी कि जिस इम्तिहान का रिजल्ट पहले से आउट हो, और ये जितने आरोप आप लगाओगे या भाजपा वाले आप पर लगाएंगे, ये भी पिछले 6 महीने से एएनआई पे सब लगा ही रहे हैं। क्या जनता के पब्लिक डोमेन में है आरोप? ना आरोप नए, ना लगाने वाले नए, नहीं, वही घोड़े वही मैदान। रत्नाकर जी। अमिताभ जी, देखिए जी, कभी कभी अविश्वास प्रस्ताव सरकार गिनाने के लिए नहीं आता। कभी कभी अविश्वास प्रस्ताव जो है जनता का लोकतंत्र में विश्वास बनाए रखने के लिए भी लाना पड़ता है, और लाया गया। ठीक बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अभी हमारे मनीष कुमार गुप्ता जी कह रहे थे, किस रणनीति के तहत मौन साध लेते। मतलब जवाबदेही, जो जनता ने, देश की जनता ने उनको जो चुना है, अपना सिरमौर बनाया है, देश का प्रधानमंत्री बनाया है, और वह प्रधानमंत्री पिछले 3 महीने से मणिपुर पे एक शब्द भी नहीं बोले, जबकि मणिपुर की हिंसा सर्वविदित है और सार्वजनिक है। एक शब्द भी नहीं बोले, तो विपक्ष होने के नाते हम जरूर देश के सबसे बड़े महापंचायत में उनको लाएंगे और उनको जवाब देने के लिए मजबूर भी करेंगे। वो भले अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से ही क्यों न करना पड़े। आखिर में मणिपुर इतने दिनों से जल रहा है, प्रधानमंत्री जी की आखिर में क्या मजबूरियां हैं? कौन सी स्ट्रेटेजी साध रहे हैं कि मणिपुर पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, मौन साधे हुए हैं? जब देश की संप्रभुता की बात होती है, अखंडता की बात होती है, तो अभी कौन सी स्ट्रेटेजी अपना लेते हैं? मौन साध लेते हैं। चीन के मुद्दे पे मौन साध लेते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे मौन साध लेते हैं, अडानी के मुद्दे पे मौन साध लेते हैं, मणिपुर के मुद्दे पे मौन साध लेते हैं, पुलवामा पे उनके ही राज्यपाल, जो उनके ही पार्टी के राज्यपाल आरोप लगाते हैं, तब भी मौन साध लेते हैं। तो ये मौन साधना कहीं न कहीं अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारियों से भागना है। ठीक ठीक है, प्रधानमंत्री मौन। ठीक है रत्नाकर जी, आएंगे दोबारा, सबको बहस में ले आए, फिर आप आते दोबारा में। कांग्रेस का मूल स्वर ये है कि भाई प्रधानमंत्री जी बोले, इसके लिए ये जतन किया गया। ठीक बात है। फिर भी मैं एक बात कह के आगे चलूंगा, जवाबदारी, जवाबदेही सरकार की होती है, ठीक, प्रधानमंत्री या किसी मंत्री की नहीं। सरकार के पास ये प्रेरोगेटिव है कि कंसर्न विभाग का मंत्री या कोई भी मंत्री
सदन में खड़े होके सवाल का उत्तर दे दे। ठीक, उसमें है कोई नियमावली ऐसी नहीं। कॉलिन शकदर से भारत की लोकसभा चलती है, कॉलिन शकदर की किताब से, ठीक, वही उसकी बाइबिल है। कॉलिन शकदर में कोई ऐसा नियम नहीं जो इस बात के लिए कंपेल कर सके कि प्रधानमंत्री बोलेंगे और इस मुद्दे पर बोलेंगे। नो नो, नॉट एट ऑल। ना जवाहरलाल जी को कोई कर पाया, ना आज कोई कर सकता है। ये बात बिल्कुल हिंदी में समझ लीजिए। ठीक, आप मणिपुर का मुद्दा उठाइए, चिकमंगलुरु का उठाइए, असम का उठाइए, हैदराबाद का उठाइए, चाहे यहाँ को उठाइए, जो जिस ढंग स्वभाव का मुद्दा होगा उस पर उस विभाग का मंत्री उत्तर दे देगा। आप ये नहीं कह सकते कि अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री जब जवाब देने खड़े हो तो वो इस बात का उत्तर जरूर दें। ये तो कोई नहीं कर सकता। ये महत्वपूर्ण बात है। मैं इस चिंता में हूं कि कांग्रेस का परिश्रम लगा है इसमें, इतने दिन से उसने माहौल बनाया है, कहीं एंटी क्लाइमेक्स ना हो जाए। क्या आप कहोगे भाई मेहनत भी की, बताओ घोर माठा हो गया। इसलिए मैं खैर दीपक रंजन जी, भाई जो राज्यसभा में कल दृश्य बना वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे दोस्त तकी साहब की पार्टी ने कहा कि जो अध्यादेश है दिल्ली वाला, ये सेमीफाइनल है 24 का। ठीक, ये ट्रेलर है 24 का, इसी से 24 तय हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी ने, किसी ने और ने उन्होंने कहा, हम उस बात को मानते हैं। लेकिन कल राज्यसभा में जो दृश्य आया उससे आपके गठबंधन और बड़े सेंस में इंडिया INDIA जो गठबंधन है उसको झटका लगा। उत्तर प्रदेश में तो झटका लगा ही। जयंत चौधरी नहीं आए जबकि 94 साल की उम्र के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर पे आ गए नहीं, लेकिन छोटे चौधरी नहीं आए वोट देने। बताइए दीपक जी। देखिए अमिताभ भाई जी, उनके तरफ से ये वर्डिक्ट आया, उनके तरफ से बयान आया कि वो किसी अति महत्वपूर्ण काम से जो है व्यस्त है, जिस कारण वो वहां पर नहीं पहुंच पाए। अब मैं उसमें डीप में तो नहीं जा सकता कि कौन सा किस महत्वपूर्ण काम में वो थे। और रहा सवाल अभी हमारे बड़े भाई आदरणीय मनीष कुमार गुप्ता जी जो है, ये बहुत बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं इनके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आज मणिपुर को लेकर के मनीष भाई कहते हैं कि छोटा मुद्दा है, 15 दिन से ये लोग ने पकाया और कुछ दिन बाद 10 तारीख को इस पर सवाल जवाब होगा, ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, ऐसा तो देखिए ये एनडीए के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को अगर खत्म करना चाहते और अगर वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहते, अगर बहन बेटियों के सम्मान में अगर ये खड़े होते तो ये बहुत पहले एक्शन ले चुके होते। और बात देखिए, जो मणिपुर में हुआ या जो मणिपुर में हो रहा है, आज तक इतिहास में 100 साल के इतिहास में हम लोग ने, हमारी उम्र 100 साल नहीं है, लेकिन हम लोग ने आज तक ना बड़े बुजुर्गों से सुना, दीपक जी, न कभी मणिपुर का प्रसंग तो है ही, मैं अगर उसके डिस्क्रिप्शन में ना भी जाए, आज तो अविश्वास प्रस्ताव और उसके गणित और उसकी पॉलिटिक्स पर चर्चा कर लो। मणिपुर में क्या हुआ वो तो सब सुन ही रहे हैं और पार्लियामेंट में सुन रहे। आप लोगों को इसलिए बुलाया, इसलिए नहीं बुलाया कि मणिपुर में क्या हो रहा है इस पे बोलो, इसलिए बुलाया कि अविश्वास प्रस्ताव की रणनीति क्या है उस पर चर्चा करें। देखिए अब विश्वास प्रस्ताव में हमने 267 के तहत मैंने चर्चा करने के लिए हम लोग प्रधानमंत्री को बुलाना चाहते थे, इंडिया अलायंस जो है, लेकिन प्रधानमंत्री जी उससे भी भागे, वो 176 के तहत चर्चा कराना चाहते थे, जिसमें आप भी जानते हैं 2-2.5 घंटे में चर्चा होगी और चीजें जो है वो खत्म। आप लंबी चर्चा चाहते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है दीपक भाई, सबको बहस मिला, फिर दोबारा आते, अभी रुक जाओ, सबको बहस मिला, फिर मेरी बात जब तक पूरी नहीं आएगी तो आप मेरी बात कैसे समझ जी भैया, लेकिन जल्दी समझा दो, मुझे बाकी को भी बहस में लाना है, फिर दूसरे राउंड में बाकी बात करेंगे, जल्दी समझाइए। आपने अविश्वास प्रस्ताव की बात कही ना, अगर जो बहन बेटियों के सम्मान में हो, चाहे सत्ता पक्ष का सांसद हो चाहे विपक्ष का सांसद हो, अगर बहन बेटियों के सम्मान में अगर मणिपुर के लिए वो मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहता है, अमन चैन मेंटेन करना चाहता है, तो उसको आगे बात आप रुक जाओ, बहस बाकी लोगों को भी नहीं आए। कई लोग इस बात पर हैरान हैं, तकी भाई आपके पास आ रहा हूं, आज तो आप जो बोलेंगे वही खबर है, आपके पास आ रहा हूं। कई लोग इस बात पर हैरान हैं, आज लोकसभा में कहा गया कि 500 रुपए की एक खाने की थाली पड़ रही है। ये ठीक बात नहीं, 50 रुपया में भी खाने की थाली मिल रही है, 70 रुपया में भी मिल रही, 100 में भी मिल रही। अब यूं तो हम ओबेरॉय के बुखारा रेस्टोरेंट का रेट बता दें तो 3000 की दाल मिल रही है एक कटोरी, उसका रेट तो नहीं चलेगा ना। इसलिए मैं कहता हूं लोक जीवन से जुड़िए,
हेलीकॉप्टर व्यू मत रखिए, उससे समस्या पैदा होगी, है ना। राजनीति सड़क पर होनी चाहिए, हेलीकॉप्टर व्यू ठीक नहीं। खैर तकी साहब, आपकी पार्टी के ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे, आप मेरे दोस्त हो फिर भी कहूंगा। सत्येंद्र जी, मनीष सिसोदिया का मामला सुलटा नहीं, जमानत मिल नहीं रही, और लक्षण तीसरे के भी ठीक नहीं लग रहे। क्या ये मैं नहीं कह रहा, संजय सिंह ने भी यही कहा है। क्या राघव चड्ढा सूत्र बता रहे हैं कि मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी है, एफआईआर दर्ज कराने की। सांसदी जाए मतलब मुकदमा हो, जेल और जाए नहीं। ऐसा सेमीफाइनल खेल दिया, बताओ अब फंस गए नहीं। टकी साहब देखिए, भाजपा भयंकर झूठा पार्टी है, बहुत झूठ बोलती है और गलत आरोप लगाती है। वही उन्होंने राहुल गांधी के साथ किया, उनके ऊपर जिस तरह से आरोप लगाया गया वो मैक्सिमम सजा उनको दी गई ताकि उनकी सजा कैसे की जा सके। लेकिन बीजेपी के लोगों के साथ ऐसा नहीं किया अभी तक। कुछ लोगों को 2 साल की सजा दी, उनकी सजा कैंसिल नहीं हुई। तो बीजेपी का तो हमेशा से चाल चरित्र हमेशा ये रहा है, हमेशा से झूठ बोलना, वर्गाना, आरोप लगा देना, ताकि व्यक्ति जो सामने है वो आरोप को झूठा साबित करने में उसकी सारी एनर्जी निकल जाए और बीजेपी से लोग सवाल ना पूछ पाए। संसद जैसे चलता जाता है कि उससे जनता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवालों की बात रखी जाए। जो बीजेपी जनता के सवालों पे आपत्ति नहीं, तक भाई वो मसला है सांसदों के फर्जी दस्तखत का, उसका जनता के मुद्दे का मसला नहीं है। वो सांसदों के फर्जी दस्तखत का मामला है जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उठा। सांसदों ने खड़े होकर कहा कि मेरे दस्तखत फर्जी है, मेरे नहीं है, ठीक, इसलिए एफआईआर हो रही है। जनता के मुद्दों पे एफआईआर थोड़ी ना हो रही भैया, चाहे जो बोलो। सांसद ने कहा कि उनके झूठे हस्ताक्षर हैं, तो ये कहां से साबित होता है? हस्ताक्षर करने के लिए आम आदमी पार्टी या राघव चड्ढा जिम्मेदार है। अगर उनके हस्ताक्षर झूठे हैं तो जांच होनी चाहिए। और उसमें राघव चड्ढा का दूसरी बात है कि रूल 72 में कहा है कि साफ साफ लिखा हुआ है कि आप किसी का नाम प्रस्तावित कर सकते हैं, उसमें सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, और जिन लोगों को आपत्ति है उसके ऊपर नाम लिखने में उससे हट सकते हैं, अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसमें हस्ताक्षर कहां से आ गए? तो अमित शाह जी को या बीजेपी वालों को पूरा रूल रेगुलेशन ज्ञान नहीं है। उनको जो पर्चा थमा देता है अमित शाह जी, वो बोल देते हैं, उनको भी लगता है रूल रेगुलेशन या संसदीय कार्रवाई की पूरी जानकारी नहीं है। तो अरे एक बात बता तकी साहब, एक बात बताओ, आपको तो रूल रेगुलेशन की जानकारी है, सत्येंद्र जी को भी आपने यही दिलासा दिया था कि चिंता न करो, हमको रूल रेगुलेशन की जानकारी है। वो तिहाड़ में गए, वहां फिजियोथेरेपी हो गई उनकी। मनीष जी से भी आपने ये कहा चिंता न करो, तुम भगत सिंह हो, हमें रूल रेगुलेशन की जानकारी है। उनका भी हो गया जो होना था। अब आप इनसे भी कह रहे हो राघव की चिंता इसलिए कि अभी उम्र ही क्या है, अभी तो उनकी सगाई हुई, शादी ब्याह का टाइम आ रहा, अब ये लफड़ा लग गया नहीं। देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है सबके सामने है। दिल्ली के में जो ये बिल लेके आए हैं वो बहुत खतरनाक बिल है, और आज जो लोगों ने उसके फेवर में वोट दिया वो कह रहे हैं कि इसको दिल्ली तक सीमित रखिएगा, अन्य राज्यों में मत लेके आइएगा। लोग डरते वोट डालने, ये भी कह रहे हैं कि आप इसको दिल्ली तक सीमित करिएगा, इस बिल को आप, इस ऑर्डिनेंस को आप पूरे भारत में लेके नहीं आइएगा। कानून बन गया, अब उस पे तो चर्चा क्या करें, बन गया जो बनना था कानून। दिल्ली तक सीमित रहने वाला नहीं है। सकी साहब, मेरी चिंता आज मित्र राघव चड्ढा की है। क्या अभी शादी की तस्वीरें हमने देखा, वो उसके रुकाई की तस्वीरें हमने देखी थी एंगेजमेंट की, किस सुंदर मुंदर फोटो थी। क्या अब ये लफड़ा लगवा दिया आप लोगों ने उनके पीछे? अरे उधर मान लो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के समर्थक तो खुश होंगे कि चलो भाजपा झूठी पार्टी वो किसी हद तक भी जा सकती है विपक्ष को फंसाने के लिए, उसको झूठे हिसाब लगाने के लिए, और खुद ही सिग्नेचर कह दें किसी और ने सिग्नेचर कर दिए। इनसे कोई तवक्को नहीं है, इनकी कोई लिमिट नहीं है, कहीं इसी हद तक भी जा सकते हैं झूठे आरोप लगाने में। और तकी साहब एक मिनट बताओ, तकी साहब अरविंद जी ने कहा कि ये जो बिल है दिल्ली सर्विसेज बिल, ये 24 का सेमीफाइनल है, 24 का ट्रेलर है, इसको हम राज्यसभा में गिराएंगे और गिरा के देश भर में मैसेज जाएगा कि भाजपा 24 में फिनिश हो गई। नहीं, अब इसको क्या माना जाए, अब क्या माना जाए, ये उनका वर्जन ही कोट कर रहा हूं मैं। देखिए, अगर बिल के फेवर में, बिल के खिलाफ जो वोट पड़े हैं उसको आप देखिए तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा। एनडीए को 112 वोट मिले हैं और जो इंडिया उसको 102 वोट मिले हैं।
तो सिर्फ 10 वोट का अंतर रहा है, बाकी बीजेपी एक वोट से तो भैया, एक वोट से तो वाजपेयी जी की सरकार गिर गई। 12 वोट तो बहुत होते हैं। इसलिए बीजेपी के साथ है। सुन लीजिए अमिताभ जी, लोग बीजेपी के साथ इसलिए है कि बीजेपी सत्ता में है। जिस दिन सत्ता से बाहर होगी, ये लोग बीजेपी फेवर में उठ के इंडिया के साथ आ जाएंगे। तो बहुत ज्यादा बड़ी जीत नहीं है बीजेपी की। बीजेपी खुश ना हो इसके ऊपर। ठीक है, ये साफ दिख रहा है कि बहुत मेरी कम तो मार्जिन रहा चिंता ही दूसरी है भैया, एब्सेंट भी रहे हैं। मेरी चिंता ही दूसरी है। मैं इनसे भी कह रहा था, दीपक भाई की पार्टी में भी अखिलेश जी के समर्थन से सिब्बल साहब राज्यसभा आए, ठीक, साइकिल पर बैठ के, लेकिन सैयद मोहम्मद तकी की पार्टी के लिए वोट करने नहीं आए, जिसमें कांग्रेस जी जान से लगी थी। उसने मनमोहन सिंह जी तक को बुलवा लिया रात में, क्या, लेकिन सिब्बल साहब नहीं आए, बोले ना जी हम बिजी हैं। क्या, जयंत बाबू भी नहीं आए। इसीलिए मगर ऐसा इंडिया कैसा जोड़ा है यार, इसमें तो अभी से डरा रहे हैं, ये मसला है।